हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के इस एपिसोड में बात होगी केरला में जो एडिशनल सेशन जज गोपा कुमार जी का जजमेंट आया है। 289 पेज का जजमेंट है बिशप फ्रैंको मुलक्कल के बारे में। चार्ज था इनके बारे में एक नन का कि 2014 से 2016 के बीच 13 बार उसका रेप किया गया। 28 जून 2018 को इसमें एफआईआर हुई। जज ने एफआईआर में जो डिले हुआ उसको भी एक मुद्दा बनाया। मुझे लगता है कि इस जजमेंट पर काफी बहस होगी। इस जजमेंट में चंद चीजें उसी तरह की आ गई जैसी तरुण तेजपाल के केस में आई, या जैसी कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज ने रेप के एक्यूज को बेल देते हुए कह दी कि रेप होने के बाद ये सो गई और ये तरीका हिंदुस्तानी औरतों के तरीके से अलग है। जब हंगामा हुआ तो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज को अपने इस स्टेटमेंट को एक्सपंज करना पड़ा। मैं एक क्रिमिनल लॉ का टीचर रहा हूं। मुझे मालूम है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलता है और मिलना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेट का, इसलिए सजा जब ही होनी चाहिए जब अभियुक्त के विरुद्ध केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट साबित हो जाए, और यह साबित करने की जिम्मेदारी और बर्डन ऑफ प्रूफ यकीनन प्रोसिक्यूशन पर है। मगर चंद चीजें जो इस जजमेंट में आई उनके सिलसिले में दिल नहीं मानता। मैं समझता हूं कि उसके बारे में बात करनी जरूरी है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि सारे चार्जेस से बिशप फ्रैंको को एक्विट कर दिया गया, विक्टिम को एक अनरिलायबल विटनेस माना गया, उसकी किसी बात को अदालत ने तस्लीम ना किया। अच्छा लिखा है जजमेंट, देखकर मुझे खुशी हुई कि क्या क्या एविडेंस रही, कौन कौन विटनेसेस रहे, क्या क्या एग्जिबिट्स रही, हर चीज को बहुत क्लियरली जज ने लिखा है और उसके लिए जज गोपा कुमार जी को मुबारकबाद दी जानी चाहिए। 39 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, 6 डिफेंस विटनेसेस थे। जजमेंट में यह भी लिख दिया कि यह डिक्टेट किया कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट को और मैंने इसे प्रोनाउंस किया। यह पूरा मामला जज ने ऐसे बताया कि जैसे कुछ राइवलरी चर्च के अंदर रही हो और उस राइवलरी के नतीजे में ऐसे घिनौने इल्जाम बिशप पर लगा दिए गए हैं। सबसे बड़ा लीगल मुद्दा इस केस में यह था कि क्या प्रोसिक्यूट्रिक्स की विक्टिम की एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्शन हो सकता है। जज ने उस पर लॉ कोट किया, उस लॉ के बारे में बात की जाएगी, लेकिन कई इसमें गलतियां प्रोसिक्यूशन से हुई जिसकी वजह से कन्विक्शन नहीं हो पाया। कई स्टेटमेंट्स जज के ऐसे हैं जिन पर कंट्रोवर्सी होना लाजिम है। मैं नहीं समझता कि कोई भी देश का नागरिक जिसके पास कॉमन सेंस होगा वो इस बात का कोई और मतलब समझेगा कि अगर किसी को किसी के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाए तो उसका मतलब क्या होता है। अगर विक्टिम ने एक्सप्लिसिटली पिनाइल इंटरकोर्स की बात नहीं की और उसने कहा मुझे मजबूर किया जाता था बिशप के साथ सोने पर,
क्या उसका मतलब यह नहीं कि यह मामला एक रेप का है? के.एम. नानावती का केस मुझे याद आता है। आहूजा से जब नानावती ने पूछा विल यू मैरी सिल्वीनिया, नानावती ने आहूजा से पूछा विल यू मैरी सिल्वीनिया, आहूजा ने जवाब दिया डू यू थिंक आई हैव टू मैरी एवरी वुमन आई स्लीप विद। मैं समझता हूं कि इस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर जो एलिगेशंस थे उनको डाइल्यूट करना बहुत मुनासिब चीज नहीं होगी। आइए जरा समझते हैं पैराग्राफ दर पैराग्राफ, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं इस केस के, उन पे जाते हैं। पहला मुद्दा तो यह उठा कि साहब बेसिकली सच और झूठ को अलग करना है, गेहूं और घुन को अलग करना है। जयसीलन का केस है सुप्रीम कोर्ट का वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2009 का, उसको रिलाई करते हुए जज साहब ने कहा कि यह ड्यूटी है कि झूठ को सच से अलग किया जाए, और अगर यह लगता है कि झूठ है तो पूरी एविडेंस डिस्कार्ड कर दी जाए, क्योंकि जज इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि विक्टिम की एविडेंस इनकंसिस्टेंट है, होली अनरिलायबल है, इसलिए उसकी पूरी टेस्टिमनी डिस्कार्ड कर दी गई। कुछ बात हाइमन की हुई कि साहब इट वॉज फाउंड टॉर्न इन हर मेडिकल एग्जामिनेशन। जज ने कहा कि एज्यूमिंग दैट द कंप्लेंट वॉज फॉल्स, लेकिन यकीनन मेयर हाइमन के टॉर्न होने से यह एज्यूम नहीं किया जा सकता कि पिनाइल पेनिट्रेशन या फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। मैं यह समझता हूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लग रहा है कि जज ने बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया। यकीनन क्रिमिनल लॉ में होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों पर एग्री करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पैराग्राफ 389 कहा कि साहब उसने जो अदालत में अपना वर्जन पेश किया विक्टिम ने, उसमें उसने कहा शी वॉज फोर्स टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द एक्यूज्ड ऑन 13 ओकेजन्स इंक्लूडिंग फिंगरिंग ऑन द फर्स्ट ओकेजन। फिर जज ने कहा प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर द इनकंसिस्टेंसी इन द वर्जन ऑफ द विक्टिम। जज ने कहा कि उसका जो ओरिजिनल वर्जन डॉक्टर को था उसमें कोई हिस्ट्री ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्स का जिक्र नहीं है। ये जो इनकंसिस्टेंसी है विक्टिम के वर्जन में, इसकी वजह से जज ने कहा कि विक्टिम को स्टर्लिंग विटनेस नहीं माना जा सकता। अभी हम बात करेंगे कि ये स्टर्लिंग विटनेस कौन होता है, इस पे कानून क्या है। जजमेंट कोट किया दीपू वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली का जजमेंट है, और कहा कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 है, विक्टिम है, उसको होली रिलायबल विटनेस नहीं माना जा सकता। केस कोट किया कुश्ती मलियाड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर पैराग्राफ 388 में जज ने 9 इनकंसिस्टेंसीज लिस्ट कर दी। किसी से कुछ कहा, किसी से कुछ कहा, और उसके बिना पर यह कहा कि यह एक अनरिलायबल विटनेस है। इसकी सिंगल एविडेंस पर किसी को कन्विक्ट करना सही नहीं होगा। जज ने कोट किया
कि दिसंबर 2016 में जो स्टेटमेंट PW3 और 4 को दिया वो ये था कि बिशप इज फोर्सिंग हर टू शेयर बेड विद हिम. शी डिड नॉट डिस्क्लोज टू देम दैट शी वॉज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल वायलेंस ऑन 13 occasions. जो स्टेटमेंट PW6 को दिया, प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 को, बिशप कुरियन के एक्यूज जो है वो रिटेलिएटरी हो रहा है, बदला ले रहा है क्योंकि उसने बेड शेयर करने से मना कर दिया, लेकिन यह बात नहीं कही कि शी वॉज रेप्ड और सेक्सुअली अब्यूज्ड. फिर PW18 से कार्डिनल जॉर्ज से यह नहीं कहा कि सेक्सुअली अब्यूज हुई, 13 टाइम्स का जिक्र नहीं किया. फिर जो कंप्लेंट थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को, उसमें कहा कि 376 का जुर्म हुआ है, लेकिन डिटेल्स नहीं दी. और इस तरीके के रीजंस को कोट करते हुए जज ने कहा कि यह इनकंसिस्टेंट है. कोर्ट ने नोट किया कि उसने जो FIS है एग्जिबिट P1 वो डिस्क्लोज नहीं करती कि पिनाइल पेनिट्रेशन हुआ. जो उसका वर्जन है वो ये कि एक्यूज इंसर्टेड फिंगर इन हर वेजाइना and he attempted to thrust his sexual organ into her mouth and she was forced to hold his sexual organ. ये डिटेल्स एक आम आदमी के लिए सीधे सीधे मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पोजीशन काफी है. 2014 से 2016 का मामला है. विक्टिम को शर्म भी आती होगी इस तरह की डिटेल बताते हुए, इसलिए कहीं पर कह दिया कि 376 का मामला है. यकीनन प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने होंगे इंग्रेडिएंट्स 376 के, लेकिन यह कह देना कि 376 का मामला है यह अपने आप में काफी होना चाहिए. फिर वो जो ओरिजिनल वर्जन PW21 डॉक्टर को कहा, उसमें उन्होंने कहा कि सर हिस्ट्री ऑफ पेनिट्रेटिव टेक्स्ट नहीं है. और फिर जिस चीज को जज ने पकड़ लिया और जहां से मैं समझता हूं कि यह केस बिशप के फेवर में हो गया, विक्टिम के खिलाफ हो गया. इवन इन अदर पोर्शन ऑफ हिस्ट्री जो बताई जा रही है PW21 को, उसमें एलिगेशन ऑफ पिनाइल पेनिट्रेशन नहीं है, यह पकड़ लिया. फिर सेक्शन 164 के तहत जो बयान हो रहे हैं उनमें फोर्सेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स इंक्लूडिंग पेनाइल पेनिट्रेशन 12 बार जिक्र हो रहा है, फिंगरिंग का पहली बार जिक्र हो रहा है. यहां से वो इनकंसिस्टेंसी आई कि उधर नहीं बताया, इधर बताया. फिर जज ने बहुत से डाउट्स लिस्ट कर दिए, ये तो इनकंसिस्टेंसीज हैं 9, और फिर कई और डाउट्स हैं. उन्होंने नोट किया कि क्लोज कॉन्टैक्ट्स एक्यूज से बाकी रहे उन दिनों पर भी जिनसे एक दिन पहले यह कहा जा रहा है कि सेक्सुअल वायलेंस हुई. यही वो पॉइंट है जिस पे मुझे यह जजमेंट कमजोर नजर आता है, और आलोचना इस मुद्दे पर और इस पॉइंट पर इस जजमेंट की होगी. हम क्यों समझते हैं कि अगर एक दिन पहले किसी औरत की मॉडेस्टी वायलेट की गई तो अगले दिन वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करे. ये हम अपनी थिंकिंग विक्टिम्स के ऊपर डाल रहे हैं. तरुण तेजपाल के मामले में भी यह कहा गया
और कर्नाटका के मामले में भी यह कहा गया। मैं समझता हूं कि दोनों मामलात में विक्टिम का अगले दिन का बिहेवियर यह डिटरमिन करे कि जुर्म नहीं हुआ। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में जहां एक्यूज पावर में है, पोजीशन में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, ये कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, उसने आपको वॉयलेट किया, फिर भी आप मजबूर हैं, कमजोर हैं, तय नहीं कर पा रहे कि आप कंप्लेंट करें या ना करें। लेकिन जज साहब ने कई विटनेसेस को कोट किया, कहा साहब ये तो देखिए बिशप के साथ कार में लंबी लंबी डिस्टेंसेस पे जाती रही। कहा कि PW8 वो जब इनके साथ है उससे भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, न इनके व्यवहार से न एक्यूज के व्यवहार से ऐसा लगा कि कोई मामला एक दिन पहले हो चुका है। इस चीज को जज ने बहुत ज्यादा अहमियत दी। चार्ज था बिशप पर कि उसने जोर जबरदस्ती की। जज ने कोट किया बिशप का मैसेज कि जब इन्होंने कहा कि आप नहीं आए कॉन्वेंट, वो कभी नहीं आया, लेकिन वो मैसेज देखिए जिन मैसेज के बिना पर जज ने कंक्लूड किया कि कोई ड्यूरेस नहीं थी, जोर जबरदस्ती नहीं थी। आप देखिए कि इन सेंटेंसेस से आपको क्या लगता है। विद हैवी हार्ट आई एम ज्वाइनिंग विद योर डिसीजन, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू नीड यू, कॉल मी। इसमें फोर्स का एलिमेंट हो या ना हो, लेकिन एक बिशप एक नन से उसके नो कहने के बाद अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप कंसेंसुअल थी या नॉन कंसेंसुअल थी, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई मामला इंटीमेट रिलेशनशिप का इस बेचैनी से जो बिशप दिखा रहे हैं, तो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा फैसला है, मैं मान जाता हूं। यह भी होता है कि अक्सर चंद मामलात में आपकी कंसेंट थी, फिर नहीं है कंसेंट। किसी ने अगर पहले कंसेंट दी तो यह जरूरी नहीं कि हर सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए कंसेंट हो, लेकिन जज ने इसको बहुत अहमियत दी। फिर जज ने इस बात को भी बड़ी अहमियत दी कि विक्टिम का मोबाइल क्यों नहीं रिकॉर्ड पे लाया गया। मैं समझता हूं यह प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी गलती थी, यह ब्लंडर था। अगर केस यह बनाना है कि बिशप ऑब्सीन और ल्यूड और अनडिजायरेबल वल्गर मैसेजेस भेजता था, तो साबित करना होगा। यह कह देना कि वो मोबाइल घर वालों को दे दिया और घर वालों ने कबाड़ी को दे दिया, इससे किसी भी जज के दिमाग में डाउट आ सकता है। वो डाउट आ गया। लैपटॉप पेश ना किया जा सका, हार्ड डिस्क को कह दिया गया कि वो डिस्ट्रॉय हो गई। ये बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं। जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई 3 मेंबर्स की, उस रिपोर्ट ने कह दिया कि ये किसी भी तरीके से एक्यूज इन्वॉल्व नहीं था एक्शन लेने में, क्योंकि केस ये बनाया जा रहा है। और फाइंडिंग ये आई कि जब इनके खिलाफ विक्टिम के डिसिप्लिनरी एक्शन की शुरुआत हुई तो उस डिसिप्लिनरी एक्शन से बचने के लिए इस तरीके के एलिगेशंस लगा दिए गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी केस में ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, कभी कोई ऐसा केस हो सकता है
कि किसी के ऊपर अगर डिसिप्लिनरी चार्जेस लगाए जाएं तो वो इस तरीके के फॉल्स एलिगेशन लगाए, लेकिन इस केस में ऐसा था, ये साबित होना चाहिए। कोर्ट ने कहा जो डिले हुआ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मूव करने में, एफआईआर करने में, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इस तरीके से जज ने कई डाउट्स इस टेस्टिमनी पर रेस किए, इनकंसिस्टेंसी पाई, और फिर जज ने डिस्कस किया, बिल्कुल लॉ करेक्टली डिस्कस कर दिया कि क्या सिंगल टेस्टिमनी विक्टिम की काफी होती है किसी का कन्विक्शन करने के लिए। कोर्ट ने कुश्ती मलैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2013 का केस, जहां कोर्ट ने कहा कि भाई ओरल टेस्टिमनी होलली रिलायबल हो सकती है, होलली अनरिलायबल हो सकती है। कन्विक्शन सोल टेस्टिमनी पर पॉसिबल है, लेकिन गवाही को तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। फिर कोर्ट ने लॉ स्टर्लिंग विटनेस का भी डिस्कस किया, दीपू वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली का 2012 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टर्लिंग गवाह वो होगा जो हाई क्वालिटी और हाई कैलिबर का हो, जिसका वर्जन अनअसेलेबल हो, जिसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट किया जा सके विदाउट हेसिटेशन, और उसका पैमाना टेस्ट करने का यह होगा कि ट्रूथफुलनेस और कंसिस्टेंसी। कोर्ट ने यहां पाया कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, ट्रूथफुलनेस नहीं थी, क्योंकि इनकंसिस्टेंट था। कोर्ट ने कोर्ट किया राजू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सॉलिटरी टेस्टिमनी कैन नॉट बी टेकन एज गॉस्पेल ट्रुथ। एक तरफ तो यह है कि एक सिंगल एविडेंस के बेसिस पे भी कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन एक तरफ कोर्ट ने यह भी कहा है कि अकेले किसी एक विक्टिम की एविडेंस के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ कह दिया मुस्तनद है उनका फरमाया हुआ, वो गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है। कोर्ट ने कहा जनरली द टेस्टिमनी ऑफ विक्टिम ऑफ अ रेप और नॉन कंसेंसुअल फिजिकल असॉल्ट ought to be accepted as true and unblemished, but it would be subject to judicial scrutiny, lest a casual routine and automatic acceptance would result in unwarranted conviction of the person charged. मैं समझता हूं ये करेक्ट लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सिंगल एविडेंस पे भी कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की एविडेंस की भी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। फिर कोर्ट ने पैराग्राफ 375 में कंक्लूजन लिख दिया कि सेक्सुअल एलिगेशंस एक्यूज के खिलाफ तभी लगाए गए जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई विक्टिम के खिलाफ, और वो जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट आई कुछ और विटनेसेस की तरफ से, और उसमें एक्यूज का कोई रोल नहीं था। सारे चार्जेस से बिशप को बरी कर दिया गया, पूरी एविडेंस विक्टिम की रिजेक्ट कर दी गई। फिर भी मैं समझता हूं कि जजमेंट अच्छा लिखा हुआ है, मुश्किल होगा इसको ओवर रूल करना। अपील में एक्यूज का काम आसान है, विक्टिम का काम मुश्किल है, लेकिन कई स्टेटमेंट्स इस जजमेंट में ऐसे हैं जिनसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।